जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग आज ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट ख़त्म होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वनडे एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स बनाते चलिए और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सकें कि किस टाइप से इस यूनिट से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद इसका नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको बनाते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। दोस्तों, पूरा रेलवे का जो बैच है वो चाहे एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी या ग्रुप डी के लिए हो, हम बिल्कुल फ्री में चला रहे हैं। आप बस चैनल पे बने रहिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा। जीएस जीके कंप्लीट हम यहाँ से करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले मानव रोग क्या होता है। इसके अगर डिफिनीसन की बात करें, आपसे अगर डिफिनीसन पूछा जाए कि बताइए मानव रोग किसे कहते हैं, तो आप एक शब्दों में या एक लाइन में इसका जवाब कैसे देंगे, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मानव रोग किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में होने वाले या होने वाली किसी ऐसी स्थिति को रोग कहते हैं जिससे शरीर के असामान्य कामकाज में कमी आती है। यानी कि मानव शरीर में होने वाली किसी ऐसी स्थिति को रोग कहते हैं जिसमें शरीर के सामान्य कामकाज में कमी आ जाती है, उसको हम लोग मानव रोग कहते हैं। लेकिन WHO इसके लिए एक नई परिभाषा को फ्रेम करता है और क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को उसको उसका स्वास्थ्य कहते हैं। अगर ये इस चीज़ें अच्छी नहीं है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, तो यह मानता है WHO कि वह व्यक्ति बीमार है, ग्रसित है या रोगी है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपको रटना नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि रोग क्या होता है और इसके लिए WHO क्या परिभाषा कर बताता है और हम लोग उसको क्या समझते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो पैथोलॉजी बोला जाता है रोगों के अध्ययन को। रोग का कीटाणु सिद्धांत रॉबर्ट कोच जी ने दिया था। यह औषधि विज्ञान का पिता, ये गलत लिखा है। औषधि विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है औषधि विज्ञान का पिता। हमने समझ लिया कि रोग के बारे में कि ह्यूमन रोग या मानव डिसीज क्या होती है। अब इसको समझ लेते हैं कि यह इसका वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने पार्टों में किया गया है। तो वर्गीकरण के लिए हमें चीज़ें समझनी होंगी कि मानव रोग में कितने प्रकार से व्यक्ति को रोग हो सकता है, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे पहला इसमें एक टर्म्स है जीवाणु जनित रोग, फिर है विषाणु जनित रोग, फिर है प्रोटोजोआ जनित रोग, इसके बाद है कवक जनित रोग और दूसरा है अगला है अनुवांशिक या जेनेटिक रोग होता है। तो अब जो जीवाणु जनित रोग होते हैं इनको अभी डिटेल में हम लोग ट्रिक के द्वारा बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लो, इस फिगर को, इस डायग्राम को आप दिमाग में सेट कर लो। ये डायग्राम आपके आगे सारे क्वेश्चनों का जवाब देने में आसान बनाएगा। जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बताइए कि अस्थमा अस्थमा किस टाइप का रोग है, तो हमने ये अस्थमा इस कॉलम में लिख रखा है, किसमें, कवक जनित रोग में, तो आपको तुरंत बताना सर ये कवक जनित रोग है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके माइंड सेट के लिए बनाया है कि आप यहाँ से रोग को कलेक्ट कर पाओगे, आप निकाल पाओगे, आप पता कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कौन सा रोग किस में लिखा था हमने और उसको उसी फ्रेम में आप याद कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो ये बीमारी जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहला आता है प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग या हैजा। ये किस में आता है, ये आता है जीवाणु जनित रोग में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ। तो विषाणु जनित रोग में आता है रेबीज, चेचक,
छोटी माता, डेंगू, एड्स, पोलियो और भी रोग आते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ जनित में कालाजार, पायरिया, मलेरिया, सोने की बीमारी जो होती है वो किस में होती है? प्रोटोजोआ जनित रोग में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फंगस यानी कवक और जेनेटिक यानी अनुवांशिक रोग में। तो कवक में देखते हैं तो दाद होता है, ये गलत लिखा है, दाद खाद जो खुजली होती है, गंजापन होता है और अस्थमा का जो बीमारी होता है किसके अंतर्गत आता है? तो कवक जनित रोग के अंतर्गत आता है। बड़नांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और फाइलेरिया जैसी जो बीमारियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो आती हैं जेनेटिक डिसीज ये होती हैं। तो दोस्तों ये हमने एक माइंड फ्रेम कर लिया, एक माइंडसेट क्लियर कर लिया कि इतनी बीमारियां व्यक्ति को होती हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है उसको हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग एक एक बीमारी को डिस्कस करेंगे। जैसे जीवाणु जनित रोग है तो यह कौन सी बीमारी इससे होती है और इसमें मेन वेक्टर कौन होता है या फिर मेन वाहक कौन होता है, या किस रोग के कारण या फिर किस जीवाणु के कारण होगी या किस विषाणु के कारण होगी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जीवाणु जनित रोग। इसी को हम लोग एक और नई टर्मोलॉजी में बोलते हैं या टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इसी को बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। खोज इसकी जो किसने करी थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज करी थी। इन्हें फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के फिगर हमने इसमें बनाए हुए हैं। हालांकि इससे आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे, फिगर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नाम इसका दिया था एहरनबर्ग ने इसका नाम दिया था। अब हम लोग इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि जीवाणु जनित जो रोग होता है उसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ ट्रिक इस तरीके से बनाई गई है, ये सिर्फ आपको जल्दी से सरलता से याद हो सके इस पर्पज से बनाई गई है, बाकी आप इसको किसी भी माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, अब जी से हो गया गोनेरिया, एस से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टाइफाइड, पा से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिphtheria, ता से हो गया तपेदिक यानी उसी को टीबी कहा जाता है, का से हो गया काली खांसी या उसी को कुकुर खांसी के नाम से जाना जाता है, टा से टिटनिक्स, का से कुष्ठ रोग और नी से निमोनिया, हा से हैजा। तो सभी वर्डों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, आप उसको कोरिलेट कर लेना आराम से। ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिक थी। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करेगी और उसका कौन सा बैक्टीरिया होगा जो हमें उस बीमारी के लिए मुख्य रूप से हमारे शरीर को बीमार करेगा। तो चलिए नीचे देख लेते हैं हम लोग कि जैसे एक तरफ हमने बीमारी लिख रखी है और एक साइड हमने बीमारी लिखी है और दूसरे साइड प्रभावित अंग लिखा है और जीवाणुओं का नाम लिखा है कि किस जीवाणु से ये प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जैसे हमने ऊपर बताया था आपको ट्रिक से, तो गोनोरिया जो बीमारी होती है फेफड़े को प्रभावित करती है और इसमें जो जीवाणु का नाम है तो वो क्या नाम है जीवाणु को? तो नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई इसका जीवाणु है। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। सेफिलिस, अभी हम आपको ये बताएंगे कि सेफिलिस कि कौन सा आपको याद रखना है, इसमें कौन सा याद नहीं रखना है, ये चीज़ हम आपको अभी बताएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पूरा इसमें कंप्लीट करके नहीं रटना है, तो पूरा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उतना ही हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। अब देख लेते हैं सेफिलिस। सेफिलिस में ट्रिपोनीमा पैलिडम ये बैक्टीरिया जिसके कारण होता है। टाइफाइड ये आंतों को प्रभावित करता है और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है तो साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है। प्लेग फेफड़े को प्रभावित करता है। पिस्नीरिया पेस्टिस इसका बैक्टीरिया का नाम है। डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसके बैक्टीरिया का नाम है। तपेदिक फेफड़े को प्रभावित करता है और तपेदिक को एक शब्द में हम लोग बहुत ही फेमस वर्ड है टीबी के नाम से आप इसको जानते होंगे तपेदिक को। तो इसका सिर्फ आप ये पूरा ना याद रखना, आप याद रखना ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही टीबी रोग होता है, ये आप इसको याद रखना। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको याद कितने करने, इतने में मुश्किल से 5 ठो आप याद करेंगे, उसी से क्वेश्चन आप फंसा लेंगे। चलिए आगे अगला देख लेते हैं हम लोग। काली खांसी श्वास नली को प्रभावित करती है। बेसिलस या बारडोला परतूसिस इसके बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और क्लासिट्रिडियम टिटेनी के बैक्टीरिया के कारण होता है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र और स्किन को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से इसका बैक्टीरिया होता है जिससे यह बीमारी फैलती है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है और डिप्लोकोकस निमोनी इसका बैक्टीरिया है जिससे यह प्रभावित होता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है और विब्रियो कालेरी इसका बैक्टीरिया है जिससे हमारा ये हैजा रोग होता है। अब देखो आपको याद क्या करना है। आपने ये पढ़ लिया, सबसे पहले आपने क्या करा, ये ट्रिक से आपने पढ़ा। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि नाम दे देता है तपेदिक कैसे बीमारी है, जीवाणु विषाणु कवक या फिर जेनेटिक किस तरीके के बीमाणु है, तो आपको तुरंत बताना है कि सर यह तपेदिक बीमाणुओं से होने वाली एक बीमारी है। ये इतना क्वेश्चन आ जाता है। जब ज़्यादा क्वेश्चन डीप करता है तब उसके जीवाणु या विषाणु या फिर फंगस का नाम पूछता है। तो आपको याद क्या करना है, आपको टाइफाइड का याद रखना है, टीबी का याद रखना है, निमोनिया का याद रखना है। बस आप इतने याद कर लीजिएगा, बस इतने से ही काम आपका चल जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन से होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये विषाणुओं के चित्र हमने यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये भी चीज़ें, क्योंकि माइक्रोवेव से देखने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये सिर्फ चित्र देख के हम लोग बस दिए देख सकते हैं किस तरीके से बने हुए हैं, डिज़ाइन क्या है, बाकी इन चीज़ों पर कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसकी खोज किसने करी थी, तो खोज करी थी इवानोवस्की ने करी थी। ये रूस के थे। अध्ययन किया, विषाणु विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी इसको बोलते हैं। सबसे पहले खोजा गया विषाणु था तंबाकू मोजेक था। अन्य नाम इसका क्या है, तो संक्रामक एजेंट के नाम से इसको भी जाना जाता है। अब हम लोग इसकी ट्रिक देखने वाले हैं विषाणु कि क्या विषाणुओं की ट्रिक है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। पोछे का मतलब है पीछे छोड़ गई, ठीक है। इस ट्रिक को हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए तो देखते हैं हम लोग। ये हमारी ऊपर ट्रिक लिखी हुई है, अब हम लोग इसको नीचे समझने वाले हैं। तो देखो, रा से हो जाएगा रेबीज। इन वर्डों को हम लोग यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं जो नीचे जो ट्रिक में आपके वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं को देखते हैं। रा से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा, हा से हो गया हर्पिस, मा से हो गया मेनिंजाइटिस, ही से हो गया हेपाटाइटिस, टा से हो गया ट्रकोमा, और ये वर्ड जो करके है ये साइलेंट वर्ड है। पा से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चा से हो गया चेचक, छा से हो गया छोटी माता, डा से हो गया डेंगू, गा से हो गया गलसुआ, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को कोरिलेट करा। आप ट्रिक से 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा वायरस कौन सी बीमारी को हमारे अंदर फैलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस डायग्राम के द्वारा। तो इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें पढ़नी होंगी वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देंगे। देखो दोस्तों, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए। लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं है। आप इसका सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। पूरी प्लेलिस्ट आप जा करके देख लीजिएगा। रेलवे की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से एक तरफ से आप वीडियो पूरे देख करके उनका शॉर्ट नोट्स बना लो। यूपीपी का बैच हमने चलाया था, लगभग 10 से 15 वीडियो डाले थे, और पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में 13 और 17 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आए थे। तो दोस्तों भरोसा रखो, भरोसा ही एक अहम चीज़ है। आप कंटेंट देख के आइडिया खुद लगा लेंगे कि नहीं किस तरीके से अन्य वीडियो में भी डिस्कशन किया गया और पढ़ाया गया, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं या फिर टाइम पास है। तो इन चीज़ों को शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप सक्षम हैं कि आप आइडिया अच्छे से लगा सकते हैं। बताते चल रहे हैं आपको कि सारी क्लासें मेरी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासों से ही हम सारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, और भी जितनी क्लासें होंगी जीएस की सारी उसी से पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग
विषाणु जनित यानी वायरस से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी होती हैं और ये किस अंग को प्रभावित करती हैं? ये तो बहुत ही जब डीप क्वेश्चन पूछता है तब आपसे पूछता है, वरना आपसे नॉर्मल वनडे एग्जाम के लिए क्या पूछता है कि बताइए कि एड्स किस तरीके की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फंगस, जेनेटिक या अन्य। तो आपको उसी में छांटना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, जब ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तब वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस विषाणु के कारण होता है। तो कुछ आपको बता रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे आप एड्स का देख लीजिएगा, HIV के कारण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस का देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा का देख लीजिएगा और डेंगू का देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ज़रूरत आपको नहीं है रटने की, ये आपको इस वजह से एक जगह लिख देते हैं ताकि आप अगर कंटेंट आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। आप वीडियो स्टॉप कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। अब हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि आगे हमें चीज़ें क्या पढ़नी है, कि देख लेते हैं प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है और प्रोटोजोआ में किस तरीके से हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। तो प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी को हम लोग देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि अम्मी सोने की माला काले जार में पाई, अम्मी सोने की माला काले जार में पाई, ये इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक को हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करते हैं वर्डों के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, अम्मी से हो गया, अमीबियासिस या पेचिस रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी निद्रा रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। माला का मतलब मलेरिया रोग, प्रोटोजोआ। काले जार का मतलब काला जार, प्रोटोजोआ। पाई का मतलब पायरिया जो रोग होता है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये अब ये हमने समझ लिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब हमें ये समझना है कि प्रोटोजोआ किस अंग को प्रभावित करेगा और कौन सा रोग शरीर में उत्पन्न करेगा। तो इसमें भी वही हाल है कि आपको जो रटना है वो ये रटना है कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हमें होती है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। कि आपको इसमें मलेरिया का रटना है, जो प्लाज्मोडियम, ये बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल रट लेना। और निद्रा रोग का प्रोटोजोआ कौन सा है? तो निद्रा रोग और मलेरिया, ठीक है, इसको आपको अच्छे से रट लेना है। इसके अलावा आप सारा ये जो साइड में लिखा है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लिख इस वजह से दिया है कि अगर कोई इसको समझना चाहे, लिखना चाहे, तो वो आराम से इसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। पेचिस जो रोग होता है वो आंत को प्रभावित करता है और इसका जो प्रोटोजोआ है वो कौन है? तो एंट अमीबा हिस्टालिका, एंट अमीबा हिस्टालिका है पेचिस का, जो किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। निद्रा रोग जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग होता है, ये ट्रिप्रोनोसोमा जो इसका प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। मलेरिया रोग ये प्लीहा या आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं और प्लाज्मोडियम इसका जो प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। काला जार जो बीमारी है वो अस्थिमज्जा को प्रभावित करती है और इसमें जो प्रोटोजोआ है लीशमेनिया डोनावान, लीशमेनिया डोनावान जो इसका प्रोटोजोआ है उसके कारण यह हमको प्रभावित करता है। पायरिया जो खूब आपने सुना होगा, ये मसूड़ों में होता है, यानी कि दांत के जो नीचे और ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको मसूड़ा बोलते हैं, उसमें पायरिया होता है, जिससे इंसान को ठंडा गर्म महसूस होता है। अगर वो पानी पीता है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी महसूस होता है या गर्म महसूस होता है या दर्द बना रहता है और मसूड़ों से खून भी आने लगता है, उसको पायरिया बोला जाता है। तो ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो एंट अमीबा, देखो एंट अमीबा ऊपर भी था और एंट अमीबा नीचे भी है, लेकिन इसके प्रोटोजोआ का नाम बदल गया है दोनों में। तो क्या है? नीचे वाले, ऊपर वाले का था हिस्टालिका और नीचे वाले का क्या है? जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस इसका एंट अमीबा जिंजीवेलिस है जो पायरिया रोग को जन्म देता है या पायरिया रोग बनाने का कार्य करता है। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ नोट में बात लिखी है कि मलेरिया के परजीवी वाहक मादा एनफ्लीज होते हैं, ठीक है, मादा एनफ्लीज के कारण मलेरिया रोग फैलता है
और निद्रा रोग किसके कारण फैलता है? तो सीसी मक्खी के कारण फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, ये जो नोट में बात लिखते हैं वो कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी होती है, इसी वजह से उसको नोट डाउन किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कवक या फंगस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वही बिल्कुल वही प्रोसेस इसमें भी है कि आपको जो देखना है, आपको ट्रिक देखनी है। सबसे पहले आपको बीमारी देख करके ये बताना है कि ये जीवाणु से हुई है, कि विषाणु से हुई है, कि कवक से हुई है, कि या फिर जेनेटिक बीमारी है। सबसे पहले आप ये देखना, ये या फिर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन आएगा तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि नहीं ये बीमारी इससे होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है इसकी। गंजा दामाद खाए काला फ्रूट, गंजा दामाद खाए काला फ्रूट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसकी क्या ट्रिक है। जैसे गंजा से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद, माद से हो गया अस्थमा, खा से हो गया खुजली, काला से हो गया ब्लैक फंगस होता है, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। तो ये कुछ बीमारी है, ठीक है, जो किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है। तो फंगस डिसीज है ये। तो अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है नीचे कि फंगस डिसीज किस अंग को प्रभावित करेगी और कौन सा फंगस होगा जो बॉडी को हमारे हानि पहुंचाने का काम करता है। चलिए ये ट्रिक आपने पढ़ ली। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं कि जो इंसान में गंजापन की जो बीमारी होती है, जो इंसान में गंजापन होता है वो किसके कारण होता है। तो ये देखना है हमको कि जो गंजापन होगा वो किसके कारण होगा। चलिए तो देखते हैं। ये सबसे आप गंजेपन का संबंध जानते हैं, ये बालों से होता है। ठीक है, तो बाल नहीं होंगे तो उसी को तो गंजा बोलते हैं, कि गंजापन का मतलब है बाल ना होना। ठीक है, तो ये बालों के। अब दाद देख लेते हैं। तो दाद ये त्वचा का स्किन की ही बीमारी है। ये किसके कारण होती है? तो इसको देखते हैं हम लोग। इसका है स्केरिस स्केबीज। क्या है? स्केरिस स्केबीज इसका फंगस है जिसके कारण दाद होता है। अस्थमा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खुजली के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि खुजली में कौन सी किस अंग को प्रभावित करती है और कौन सा इसमें रोग होता है। तो जो खुजली होती है ये भी स्किन को प्रभावित करती है, और जो आपने दाद में पढ़ा था वही आपको खुजली में देखने को मिल जाएगा। और ब्लैक फंगस इसके अलावा एथलीट फूड ये भी क्या करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, दो याद रखने हैं सॉरी, गंजापन और दांत खाज खुजली, ये दोनों का एक ही है। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये बात तो आपने अच्छे से समझ ली। अब हम लोग देख लेते हैं आनुवांशिक या जेनेटिक रोग कौन से होते हैं। तो देखते हैं आनुवांशिक रोग, वे रोग जिसे किसी संतान को अपने माता पिता से मिलते हैं, वो जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं उनको आनुवांशिक रोग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे वर्णांधता, हीमोफीलिया और फाइलेरिया जैसे रोग होते हैं जो जेनेटिक के कैटेगरी में आते हैं। अब देख लेते हैं वर्णांधता के बारे में कि वर्णांधता होता क्या है। तो हमने समझ लिया कि यह एक जेनेटिक रोग है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी लोग सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग डेली टेस्ट जरूर लगाएं, टेस्ट पेपर जरूर दें। टेलीग्राम में डेली 20 क्वेश्चनों का एक लाइव टेस्ट होता है जिसमें से आपका नाम के साथ रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और डेली टेस्ट दीजिए। जीएस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जॉब के लिए, वो सारा हम वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ से आप जाकर के उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वर्णांधता के बारे में। तो वर्णांधता के बारे में देखते हैं। तो रोग का पता लगाया था जॉन डाल्टन ने 1808 में। इसमें प्राथमिक रंग लाल हरे रंग का विभेद इंसान नहीं कर पाता। देखो जिस इंसान को वर्णांधता हो जाता है वो इंसान लाल और हरे रंग में डिफरेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, या ज़्यादातर रोग जो होता है पुरुषों में होता है, इसे ड्यूटेरोनोपिया रोग भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, इस तरीके से टेस्ट होता है जैसे कि आप कोई भी ऐसी जॉब करो जो डिफेंस से रिलेटेड हो, उसमें मेडिकल टेस्ट एक होता है। तो जो मेडिकल टेस्ट में प्रोसेस होता है, जब आई टेस्ट होता है तो उसमें इस तरीके के फिगर आपको दिखाए जाते हैं। जो हमने अभी फिगर बना रखा है
ये एक फर्स्ट स्टेज का फिगर है। जब आप और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आगे स्टेज में बढ़ते जाओगे तो इन फिगरों को और कठिन स्तर आपको देखने को मिलेगा। तो उसी में इन चीज़ों को छांटना होता है। जैसे इस फिगर में आप देखो तो कौन सा अंक लिखा है, तो बहुत गौर से देखोगे तो 5 लिखा है। ऐसे बगल वाले में भी देखोगे तो 5 लिखा है। इस वाले फिगर में कौन सा अंक लिखा है। तो इस तरीके से आपको अंक पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें होती हैं, जिस व्यक्ति को वर्णनान्यता हो जाता है वो लाल और हरे रंग को समझ ही नहीं पाता है कि वो है क्या, उसको ये रंग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये रोग जो होता है ये वर्णनान्यता होता है। अब देख लेते हैं हम लोग हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया को हम लोग कहते हैं शाही रोग। ये गलत लिखा है, शाही रोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी को हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के क्या नाम से कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग आगे बढ़ता गया। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आप ये समझते ही होंगे कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है जो बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमने देता या फिर जमने के लिए मजबूर करता है या रक्त का थक्का जमाता है। ये सारा प्रोसेस हमने, आप जा करके सबसे पहला वीडियो देखिए रेलवे जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें हमने ब्लड पढ़ाया है, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नाम के प्रोटीन की कमी आ जाती है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखते हैं, इसमें जो वाहक होती हैं, वाहक कौन होती हैं, तो वाहक महिला होती हैं। वह महिला जिसके पास हीमोफीलिया बी फैक्टर की कमी होती है, कमी पैदा करने वाले जीन होते हैं, उनको यह बीमारी हो जाती है। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसको हुआ था, तो सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने लायक थी। अब हम लोग देख लेते हैं थैलेसीमिया। हम लोग कौन सी बीमारी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जेनेटिक बीमारी पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकी से होने वाली बीमारी पढ़ रहे हैं। तो थैलेसीमिया क्या होता है, तो ब्लड डिसऑर्डर से को ही थैलेसीमिया रोग कहा जाता है, यानी रक्त से संबंधित बीमारी है। इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता, यानी बार बार ब्लड बाहर से हमको देना पड़ता है। इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, यानी आरबीसी वहाँ पे बनना बंद हो जाती है, पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, उसी को थैलेसीमिया रोग कहा जाता है। आरबीसी हंसियाकार, इसी को सिल्क सेम एनीमिया कहा जाता है। अभी ये चर्चा में भी था न्यूज में लगभग 1 साल पहले। ठीक है, तो जो आरबीसी हंसियाकार जो होती हैं जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये अधिक देखने को मिलती हैं। इसी को सिल्क सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपने समझ ली थैलेसीमिया रोग के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं फाइलेरिया के बारे में कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग फाइलेरिया के बारे में। तो इसको एक बहुत ही गांव में पॉपुलर वर्ड है फाइलेरिया के लिए, हाथी पाँव के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाथी पाँव में क्या होता है, ये देखो फिगर में बना रखे हैं, ये इंसान का पैर है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये जिस तरीके से इंसान का पैर होता है नॉर्मल है। अब ये जो देख रहे हो आप, तो इसको बोला जाता है हाथी पाँव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैर में भारी स्वेलिंग आती है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक ऑर्डर की वजह से होता है ये चीज़ें। और इसमें जो रोग होता है, मतलब वाहक होता है, कारक होता है, जिसके कारण होता है, तो बुचेरिया एक क्रमिक कारक होता है जिसके कारण यह रोग होता है। इसका पूरा नाम होता है बुचेरिया ब्रोकटाई कृमि। बुचेरिया ब्रोकटाई कृमि के कारण यह रोग होता है। और इसमें इंडिया 2027 तक ये बात कर रहा है कि हाथी पाँव से हमें निजात मिल जाएगी, यानी कि 2027 को इंडिया ने टारगेट करके रखा है। इंडिया ने 2027 तक हाथी उन्मूलन के लिए अपनी बात कही है। तो ये याद रखिएगा, ये जो हाथी पाँव होता है इसको फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। और इंडिया ने टारगेट कब किया है, 2027। इसमें रोग किसके कारण होता है, तो बुचेरिया, आप याद रखिएगा बुचोरिया, बस बुचोरिया आप याद रखिएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा, यही एग्जाम में पूछता है। तो ये आपने समझ लिया हाथी पाँव के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। जैसे पूछता है पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, तो 13वें गुणसूत्र में पटाउ सिंड्रोम के बारे में है कि 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से एक, मतलब क्या हो जाता है कि ट्रायोसोमी में 1 का 3 हो जाता है, 1 का 3 सिंड्रोम हो जाता है, यानी एक सिंड्रोम का 3 हो जाना ही
ट्रायोसोमी सिंड्रोम में पटाउ सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। ये किस में होता है? तो 13वें गुणसूत्र के अंतर्गत ये होता है। बस आपसे यही पूछता है कि बताइए डाउन सिंड्रोम का संबंध है 21वें गुणसूत्र से, पटाउ का 13वें से, एडवर्ड सिंड्रोम का 18वें से। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन से सिंड्रोम का किससे रिलेशन है, बाकी सब कुछ आप पीछे का भूल जाओ। सिर्फ आप इतनी बात याद रखो कि किस सिंड्रोम का किससे रिलेटेड है। तो पटाउ सिंड्रोम का 13वें गुणसूत्र से संबंध है, एडवर्ड सिंड्रोम का 18वें गुणसूत्र से संबंध है, डाउन सिंड्रोम का 21वें गुणसूत्र से संबंध है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम को समझ लो कि टर्नर सिंड्रोम में 46 गुणसूत्र की जगह इंसान में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 गुणसूत्र की जगह पे मेल में क्या हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि इंसान में, अगर आप ये समझो कि 46 की जगह 47 हो जाएंगे व्यक्ति में, तो उसमें जैसे पुरुष है 46 की जगह 47 हो गए, तो उसमें पुरुषों के गुण कम हो जाएंगे। अब उसमें पुरुषों के गुण कम होंगे, हो सकता है उसमें महिलाओं के गुण भी ज़्यादा आ जाएं। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत, ठीक है। अगला होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही कंडीशन होती है कि एक गुणसूत्र घट जाता है, 46 की जगह उसमें हो जाता है 45 हो जाता है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो इंसान में स्त्रियों जैसा विकास होने लगता है, ठीक है, स्त्रियों जैसा विकास होने लगता है और उसमें नपुंसकता जन्म लेती है। नपुंसकता, कुल मिला के नपुंसकता आ जाती है। मेल में मेल के जो गुण होने चाहिए वो नहीं होते हैं, फीमेल के गुण उसमें आ जाते हैं और वो नपुंसक पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ वायरस हैं जैसे MERS वायरस। तो MERS वायरस ये सार्स फैमिली का वायरस है। इसका जो पहला रोगी मिला था जॉर्डन में मिला था 2012 में मिला था। MERS जो कोविड है ये एंटीबॉडीज ड्रामाइडायरिया का एक वायरस है, ठीक है, एंटीबॉडीज है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये सॉर्स फैमिली का एक रोग है। किसका है? सॉर्स फैमिली का। और जो आप कोविड देख रहे हो ना, जिसको कोरोना बोलते हो, तो ये भी किस फैमिली का है? तो ये भी सॉर्स फैमिली का ही है। तो ये याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस फैमिली के हैं, तो सॉर्स फैमिली के ये दोनों रोग हैं। कोरोना को तो आपको पता है कि मार्च 2020 में चलाया गया था। इसकी जो वैक्सीन बनी थी तो कोविडशील्ड बनी थी और कोवैक्सीन इसकी वैक्सीन्स बनी थी। तो दोस्तों ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझा दी। अब हम लोग देख लेते हैं टीकाकरण के बारे में कि टीकाकरण भारत में किस तरीके से किया गया और टीकाकरण से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं कि भारत में टीकाकरण 1975 में इसकी शुरुआत करी गई, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति अपनाई गई। 1985 में इसका नाम बदल के UIP इसका नाम रख दिया गया था और पूरे भारत में इसको UIP के नाम से भी लागू कर दिया गया था। फिर 15 दिसंबर 2011 को हेपेटाइटिस बी कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिर नवंबर 2014 में पेंटावेलेंट वैक्सीन का आयोजन किया गया। 13 मार्च 2017 में रोटा वैक्सीन का आयोजन किया गया और 7 अप्रैल 2018 में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का कार्यक्रम किया गया। तो दोस्तों आपको ये, आप एक बार स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा दोनों टाइटल। इसके अलावा टीकाकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यहाँ से निकल के आती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि कौन से रोग में कौन सा टीका दिया जाता है। जैसे टीबी का जो टीका दिया जाता है, टीबी जब आपको हो जाती है तो उसमें BCG का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया या टिटनेस में आपको DPT का टीका दिया जाता है। काली खांसी या कुकुर खांसी में आपको DPT का टीका दिया जाता है। तो ये जो बीमारी हमने लिखी है इसमें DPT का टीका दिया जाता है। इसके अलावा मम्स या खसरा में आपको मम्स वैक्सीन दिया जाता है। पोलियो में आपको पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। टाइफाइड में आपको टाइफाइड वैक्सीन दिया जाता है। छोटी मात्रा में रूबेला और जर्मन खसरा में रूबेला। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और ऊपर के जो हमने लिखे हैं 3 इनको याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार
इसको समझ लेते हैं कि हमने अभी तक आप लोगों को क्या बताया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया कि किस तरीके से ह्यूमन डिसीज होती है, ठीक है, ह्यूमन डिसीज के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि मानव रोग क्या होता है, मानव रोगों का वर्गीकरण बताया, ठीक है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ, कवक और अनुवांशिक, ये सारा हमने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया। तथा उसका जो वायरस है या बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, ठीक है, या जेनेटिक है, तो किससे होता है, इन चीज़ों को भी हमने आपको बताया। जितना आपको याद करना है उतना हम आपको नोट डाउन करवाते जा रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो वनडे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपरों में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए, पढ़ते हैं क्वेश्चन पहला कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो वह रोग क्या कहलाता है। अगर अपारदर्शी हो जाए तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोतियाबिंद। याद रखिएगा, अगर अपारदर्शी हो जाएगा, पारदर्शी का मतलब इस तरफ से उस तरफ दिखाई देना, अपारदर्शी का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई ना देना, ठीक है, लेंस लगाने के बावजूद भी ना दिखाई देना, तो उसको क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो ऊपर हमने आपको बताया कि बताइए टाइफाइड किसके कारण होता है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इसका जवाब हम आपको नहीं बताने वाले हैं। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे होगे, पूरा यूनिट पढ़ा होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे। चलिए, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट में जवाब सही दे रहे हैं और वो सीरियस होकर के पढ़ भी रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पोलियो के खिलाफ पहला टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो हमने आपको बताया था कि पोलियो के खिलाफ जो पहला टीका तैयार किया गया था, जोनास इसाल्क के द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेग, अमीबायसिस, कुष्ठ रोग या काली खांसी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, निद्रा रोग का वाहक कौन है, यानी निद्रा रोग किसके कारण होता है। तो आपको हमने ऊपर बताया था कि सीसी मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेचिश किसके कारण होता है, पेचिश रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो अब बताइए, ऑप्शन आपके लिखे हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका या फिर टाइकॉकंट या फिर इकोलाई या फिर निमोनिया। तो बताइए किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है पेचिश रोग। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप परेशान ना होइए, क्वेश्चनों को पूरा अच्छे से देखिए और आप बताइए इनके जवाब। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है, बताइए बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बीसीजी का टीका, किस में लगाया जाता है, टीबी में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बीसीजी का टीका किस में लगाते हैं, टीबी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें रोग है जो जीवाणु के कारण नहीं होता है। अब बताइए, ऑप्शन है एड्स, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी। तो इसमें एड्स कहाँ है, एड्स तो वायरस के कारण होता है, एड्स तो वायरस के कारण होता है ना, तो ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि एड्स है जो वायरस के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता, यानी मच्छरों से नहीं होता है, उस रोग को देखना है। प्लेग, मलेरिया, पित्तज्वर, डेंगू। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेग बीमारी है जो मच्छरों के काटने से नहीं होती है, बाकी सारे मच्छरों के काटने से होती है। काली मौत यानी ब्लैक डेथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइए, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन आपके हैं कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। तो इसका सही जवाब है प्लेग के कारण होता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, खसरा की बीमारी, रुक जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी किससे होती है, वायरस से, कवक से, जीवाणुओं से या माइकोप्लाज्मा से। तो बताइए खसरा की बीमारी किससे होती है। तो आपको ऊपर हमने अच्छे से समझाया है कि यह वायरस से होने वाला एक बीमारी है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यानी किसमें संक्रमण के कारण होता है, कि मस्तिष्क में, फेफड़े में, लीवर में या प्लीहा में। तो बताइए जो पीलिया रोग होता है किसमें संक्रमण हो जाता है, तो पीलिया होता है, तो लीवर जब डिस्टर्ब होता है तब पीलिया रोग होता है।
अगला है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी में कौन सा रोग होता है। तो 13वें गुणसूत्र के लिए हमने बताया था आपको कि पटाउ सिंड्रोम बहुत ही फेमस है, पटाउ सिंड्रोम के बारे में। तो पटाउ सिंड्रोम से होता है, वो 13वें गुणसूत्र के बारे में है। तो पटाउ सिंड्रोम इसका सही जवाब है। इसी तरीके से सिंड्रोम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी 1 या 2 टॉपिक और बचे हैं बायोलॉजी में, इसके बाद पूरी बायोलॉजी आपकी इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स चालू करेंगे और इसके बाद फिर जीएस के अन्य पोर्शन को हम लोग धीरे धीरे करके एक बारी बारी से करके कवर करते चले जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।